हाँ जी बच्चे, पिछली वीडियो में ना हमने रिकन्सिलेशन का एक बेसिक सा लेक्चर था। तो हमने ये बात डिस्कस करी थी कि हमें रिकन्सिलेशन में बेसिकली पढ़ना क्या है। ठीक है जी। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी बच्चे कि रिकन्सिलेशन हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स का। मतलब अगर हम कॉस्ट अकाउंट्स के बुक्स अलग मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स के बुक्स अलग मेंटेन करते हैं, तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो आती हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आती, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉस्ट अकाउंट्स में आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं आती। तो वो सारी बातें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको सीधा क्वेश्चंस कराने हैं। मैंने थ्योरेटिकल पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है, देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ बातें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ भी बताता रहूँगा। लास्ट टाइम हमने एक ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन की बात डिस्कस करी थी। मैंने आपको ये कहा था कि जब भी वर्ड एब्जॉर्प्शन या रिकवर्ड समथिंग कुछ ऐसा नज़र आ जाए तो आप ये समझ लेना कि ये कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो एक्चुअल रिकॉर्ड होता है जो खर्चा एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स में जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन बेसिस पर काम होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस करा था, देख लेना तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आज मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान देना। लिखा है द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड अपीयर्ड एट ₹60,652, मतलब 60,652 एज़ पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1999। ठीक है जी। तो ये साल ख़त्म हो रहा है, तो इस साल का हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 60,652 रुपये का है, 60,652। द कॉस्ट बुक्स हाउएवर शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 86,200। ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जो फाइनेंशियल अकाउंट से आया है, और ये जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ है ये आपका कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट आ रहा है 86,200 और फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट आ रहा है 60,652। आगे लिखा है फॉर द सेम पीरियड अ स्क्रूटनी ऑफ द फिगर्स फ्रॉम बोथ द सेट्स ऑफ अकाउंट्स। लिखा ना कि दोनों सेट्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड, जब हमने दोनों अकाउंट्स को चेक करा, दोनों बुक्स को चेक करा कि भाई क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो लिखा है रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, ये सारी चीज़ें में ये सारी डिफरेंसेस हमें पता चले। और डिफरेंस क्या है वो देखना ज़रा। इसमें लिखा है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स। इसका मतलब समझते हो बच्चे क्या है? वर्क्स ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर है कॉस्ट अकाउंट्स में। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल खर्चे आपके ज़्यादा हुए होंगे, कॉस्ट अकाउंट्स में आपने खर्चे कम रिकॉर्ड करें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैं ऐसे कहता हूँ कि वर्क्स ओवरहेड का मतलब क्या होता है बच्चे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, यही होता है ना इसका मतलब। वर्क्स ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस, फैक्ट्री के खर्चे आपके एक्चुअली में कितने हुए मान लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लो। मान लो 31,560 रुपये खर्चा हुआ है, 31,560 ये आपका एक्चुअल खर्चा है। तो आपने इसको किस में दिखा दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाँ या ना? ठीक है बच्चे, लेकिन आपने कॉस्ट अकाउंट्स में रिकवरी कितनी करी, आप अपने प्रोडक्ट से कितना रिकवर कर पाए? तो आपको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं बच्चे, पिछली वीडियो आप देख लेना तो आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं एब्जॉर्ब किस लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। या इसका एक और नाम होता है रिकवरी ओवरहेड्स या रिकवर्ड ओवरहेड्स। ठीक है जी। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कह लो या रिकवर्ड ओवरहेड कह लो, एक ही बात है। इसके अंदर कितना है बच्चे? 30,000। क्या मतलब है इस चीज़ का कि जब आपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए तो कॉस्ट अकाउंट्स में आपने 30,000 रुपये रिकॉर्ड करे, और जब आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने 31,560 रुपये चार्ज करे। तो आप मुझे ये बताओ, ये सोचकर कौन से अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा गिर गया होगा? फाइनेंशियल अकाउंट्स। देखो खर्चे हैं, प्रॉफिट गिरेंगे, प्रॉफिट कम होंगे, लेकिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल के कंपैरिजन में रिड्यूस तो हुआ लेकिन कम रिड्यूस हुआ। या अगर खर्चे कम है तो कह सकता हूँ कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जो कॉस्ट अकाउंट्स प्रॉफिट शो कर रहा है वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रॉफिट शो कर रहा है वो कम प्रॉफिट होगा। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, कॉस्ट अकाउंट्स में मैंने खर्चे कम दिखाए, जिसकी वजह से खर्चे कम होने की वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रखा होगा
और फाइनेंशियल का प्रॉफिट डिक्रीज़ कर रखा होगा। कितने डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे, दिस इज़ 1560, 1560। कॉस्ट अकाउंट्स में आपने 1560 रुपये कम दिखाएं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड या अंडर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड या अंडर रिकवर्ड, ये पॉइंट है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में खाली ये दे रखा है 1560 अंडर एब्जॉर्ब, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल खर्चे ज़्यादा हुए होंगे, आपने कॉस्टिंग में कम दिखाएं, यही मतलब है ना इस चीज़ का। तो वही पॉइंट है बच्चे, यही चीज़ लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स। इसका मतलब कि फैक्ट्री के खर्चे आपने कॉस्ट अकाउंट्स में कम रिकॉर्ड किए हैं 1560। ठीक, आगे फिर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके एक्चुअल खर्चे कम हुए होंगे, आपने रिकवर ज़्यादा कर लिए। समझ गए यहाँ तक बात। तो अगर आपने रिकवर ज़्यादा कर लिए तो ये जो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ये जो ओवर रिकवर्ड है, ये आपने किस में दिखाई होंगे बच्चे, ओवर रिकवरी हम मतलब जो भी है, अब मैं ऐसे कह लेता हूँ, ये लो ऐसे कह लेता हूँ कि मान लो जो फैक्ट्री के खर्चे, इसमें ऑफिस के खर्चे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मान लो जो एक्चुअल एक्सपेंस है, जो एक्चुअली में खर्चा हुआ, कुछ भी मान लो आपका हुआ है 9150, 9150 आपका एक्चुअल एक्सपेंस है, लेकिन आपने रिकवरी कितनी करी, रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, या मैं ऐसा कहूँ कि रिकवर्ड ओवरहेड्स या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ये कितना हुआ, मान लो 10,000 रुपये। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में आपने 10,000 दिखा दिए और फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने दिखाए हैं 9150। तो इसका मतलब एक्चुअल खर्चे कम है, कॉस्टिंग में आपने ज़्यादा दिखा दिए, तो प्रॉफिट रिड्यूस होंगे, क्योंकि खर्चे हैं तो प्रॉफिट रिड्यूस होंगे। कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट ज़्यादा रिड्यूस हो गए, क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स में आपने खर्चे ज़्यादा दिखाए। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बच्चे, दिस इज़ अंडर रिकवरी, ये 850 सॉरी ओवर रिकवरी, नॉट अंडर, ओवर रिकवरी, क्योंकि आपने कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा दिखा दिया। तो दिस 850 इज़ कॉल्ड एज ओवर रिकवर्ड। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बीच में अगर प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा होगा, वो डिफरेंस 850 रुपये से आ रहा होगा बच्चे। समझिए आप मेरी बात। तो ये चीज़ है, इसको हम ओवर रिकवरी कह रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। आई होप आपको बात समझ में आई हो। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी, आंसर भी इसका बनाता चला जाता हूँ, और मैं आपको इसको बताता भी रहूँगा कि कैसे इसको कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप एक हेडिंग डालेंगे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। बच्चे आप फाइनेंशियल अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कि आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को बेस ले सकते हो। मैंने बेस किसको लिया है, कॉस्ट अकाउंट्स को। मैंने बेस किसको लिया है, कॉस्ट अकाउंट्स को। इसका मतलब क्या है कि आप अपने कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ मैच करवाओगे। अगर मैं बेस लेता यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स को, तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को मुझे कॉस्ट अकाउंट्स के पास लेके जाना है। समझ आ रही है यहाँ तक बात। लेकिन अभी मैंने बेस किसको लिया है, कॉस्ट अकाउंट्स को। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास लेके जाओगे। ठीक है, तो आपने जो भी एडजस्टमेंट करनी है, प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो सारी एडजस्टमेंट आप कॉस्ट अकाउंट्स में करोगे। समझ गए, क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है और कॉस्ट अकाउंट्स को मैं फाइनेंशियल के पास लेके जाऊंगा। तो मैं जो भी एडजस्टमेंट करूंगा, जो भी मुझे प्लस माइनस जो भी करना है, वो सब मैं कॉस्ट अकाउंट्स में करूंगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स को टच भी नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे कॉस्ट को फाइनेंशियल पे लेके जाना है। फाइनेंशियल तो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा रहेगा, तो मुझे कॉस्टिंग में मतलब जो है प्लस माइनस करके फाइनेंशियल के पास लेके जाना है।
तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चे तो इसमें आपको दिया हुआ है 86,200। आप कोशिश करना कि बेस कॉस्ट अकाउंट्स को लो, अनलेस कि आपको क्वेश्चन जब तक ये ना बोले कि आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को बेस लेके करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है बच्चे 86,200। तो आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब एक्चुअल खर्चे ज़्यादा हो गए। अगर एक्चुअल खर्चे ज़्यादा हो गए तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट कम हुए होंगे, ज़्यादा कम हो गए होंगे इनफैक्ट, है ना। ये देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है जी। तो एक कॉस्ट अकाउंट्स है, एक फाइनेंशियल अकाउंट्स है। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे चलते रहेंगे, आप प्लीज़ ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने कॉस्ट अकाउंट्स में खर्चों को कम रिकवर करा है। पहले मुझे ये बताओ, खर्चों से प्रॉफिट बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। खर्चे होंगे तो प्रॉफिट कम होंगे, ठीक है बच्चे। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना आपके लिए, 1560 का डिफरेंस आ रहा था ये वाला। बताओ एक्चुअल खर्चे कितने हुए हैं? 31,560। आपने रिकवर कितने करा है? 30,000। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में 30,000 रुपये गए होंगे, और एक्चुअल एक्सपेंस ये किस में गए होंगे? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो खर्चों से प्रॉफिट कम होते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये देखो, अगर मैं ऐसे एग्जांपल लूँ कि भाई फाइनेंशियल में एक्चुअल 31,560, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। खर्चे कितने हुए हैं? एक्चुअल 31,560, और आपने रिकवर कितने करे बच्चे? 30,000, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट 30,000 रुपये कम हुए होंगे, हाँ या ना। फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट 31,560 रुपये कम हो गए, कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट 30,000 रुपये कम हो गए, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट ज़्यादा कम हुए होंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ मैं किसको बेस ले रहा हूँ? मैं कॉस्ट अकाउंट्स को बेस ले रहा हूँ बच्चे। तो मुझे कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट मुझे फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। प्लीज़ सुनना मैं वर्ड मैंने क्या बोला। मैंने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है, तो मैं कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास लेके जाऊँगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कॉस्ट अकाउंट्स को फाइनेंशियल अकाउंट्स पे लेके जाना है, तो मैंने कॉस्ट अकाउंट्स में खर्चे कम दिखा रखे हैं, तो फिर और दिखाओ खर्चे। और अगर मैं खर्चे और दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मुझे कॉस्ट अकाउंट्स को कम करना है 1,560 रुपये, और ये 1,560 की फ़िगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये 30,000 की फ़िगर और ये 31,560 की फ़िगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। मैंने अपनी तरफ से एज्यूम करा है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अंडर रिकवरी का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अगर आपने अंडर रिकवरी की है कॉस्ट अकाउंट्स में, तो मतलब प्रॉफिट रिड्यूस हुए होंगे, बट फाइनेंशियल के ज़्यादा रिड्यूस हुए होंगे, और कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट कम रिड्यूस हुए होंगे। तो मुझे कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, तो मैं कॉस्ट अकाउंट्स को और रिड्यूस कर दूंगा ताकि मैं फाइनेंशियल के पास चला जाऊँ। तो ये मेरा आ जाएगा 1560। अब इसको रिड्यूस करके दिखाएंगे बच्चे। आई होप आपको बात समझ में आई हो, ठीक है। सेकंड पार्ट पढ़ो। अब देखो सेकंड पार्ट इसका ये क्या कह रहा है, मतलब नेक्स्ट कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब आपने कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा रिकवर कर लिए, 850 रुपये ज़्यादा रिकवर करें। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। तो ओवर रिकवरी का मतलब क्या होता है बच्चे? ओवर रिकवरी का मतलब होता है कि एक्चुअल खर्चे कम हुए हैं, कॉस्टिंग में आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिए। ओवर रिकवरी का मतलब आपने कॉस्टिंग में खर्चे ओवर रिकवर कर लिए, ज़्यादा रिकवर कर लिए। तो कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट कम हुए होंगे, लेकिन फाइनेंशियल के कंपैरिजन में ज़्यादा कम हुए हैं। मैं ऐसे कहता हूँ बात को। कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट रिड्यूस होंगे क्योंकि खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट रिड्यूस होंगे। कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट ज़्यादा रिड्यूस हो गए, फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट कम रिड्यूस हुए होंगे इन कंपैरिजन टू कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। क्योंकि ओवर रिकवरी का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्चुअल खर्चे कम हैं, ठीक है ना। आप कोई भी डमी फिगर एग्जांपल ले लो जिनका
कोई भी डमी एग्जांपल ले लो जिसका डिफरेंस 850 है। मैं जैसे मैंने लिया भी था एक कि यार मान लो मेरे एक्चुअल खर्चे 9150 हुए, 9150, बट मैंने रिकवर कितने कर लिए 10,000। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे एक्चुअल खर्चे 9150 हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में 9150 रुपये गए होंगे, तो मेरे फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट 9150 रुपये रिड्यूस हो गए होंगे। लेकिन कॉस्टिंग में अगर आपने 10 दिखाएं तो कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट 10,000 रुपये कम हुए। आप समझ रहे हो मेरी बात। और अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉस्ट अकाउंट्स को मैंने बेस लिया है। मैंने बेस किसको लिया है बच्चे, कॉस्ट अकाउंट्स को। मैंने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है। तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंट्स को बेस ले रहा हूँ तो मुझे कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास लेके जाना है, ठीक है जी। तो मुझे अगर कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट फाइनेंशियल के पास लेके जाना तो बच्चे बताओ मैं क्या करूँ। मैंने खर्चे ज़्यादा रिकवर कर लिए, मतलब मैंने अपने कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को ज़्यादा कम कर लिया, तो मैं इसको वापस ऐड बैक कर दूँगा ताकि मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास चला जाऊँ। डिफरेंस 850 रुपये आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ, ये तो मैंने ऐसे डमी एग्जांपल लिया। आप बस इतनी बात समझो, अगर ओवर रिकवरी हुई है तो मतलब कॉस्टिंग में ज़्यादा आ गया, तो उसको वापस ऐड बैक कर दो आप ताकि आप फाइनेंशियल के पास चले जाओ। 850 रुपये, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बच्चे इसके बाद आप देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट 5600 रुपये। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करा है 5600 रुपये। और कॉस्ट अकाउंट्स में आपने कितना रिकवर करा है 6250 रुपये। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट अकाउंट्स में आपने डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा रिड्यूस हो गया होगा। रिड्यूस तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी हुआ है लेकिन 5600 से रिड्यूस हुआ है, और कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट 6250 से रिड्यूस हुआ है। तो आप ये बताओ कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट ज़्यादा कम हुआ कि नहीं हुआ, कितना ज़्यादा कम हो गया बच्चे। दोनों का डिफरेंस चेक करो, ये देखो 6250 माइनस 5600, इसका मतलब 650 रुपये। तो 650 ज़्यादा चार्ज कर लिया आपने कॉस्ट अकाउंट्स में, जिसकी वजह से 650 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गया होगा कॉस्ट अकाउंट्स का। तो मुझे अब क्या करना है, कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है बच्चे। तो मैं 650 ऐड बैक कर दूंगा ताकि मैं फाइनेंशियल के पास चला जाऊँ, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चे कि डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन इज ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक फाइनेंशियल अकाउंट्स है। तो आप बताओ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने डेप्रिसिएशन कितना दिखाया होगा 5600 रुपये, 5600 रुपये। और कॉस्ट अकाउंट्स में आपने डेप्रिसिएशन दिखाया होगा 6250 रुपये। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, और अगर डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है तो प्रॉफिट रिड्यूस होंगे उससे, हाँ या ना। तो बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चे इसके अंदर, इसके अंदर 650 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो आप 650 रुपये का प्रॉफिट ऐड बैक कर दो। आप समझ आई यहाँ तक बात, ताकि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास चले जाएँ। 650 आ गया। इसके बाद देखो फिर अगला क्या है, इसके बाद है बच्चे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। और इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट इनकम है 4000 रुपये, और ये हमारी प्योरली फाइनेंशियल इनकम है। प्योरली फाइनेंशियल इनकम का मतलब समझते हो ना, जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है। तो इससे क्या हुआ होगा सोचो, इससे फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। इनकम है ना, तो इनकम से प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इंटरेस्ट ऑन एक सॉरी बच्चे, वो एक्चुअली एक फ़ोन आ गया था तो दैट्स वाई। अच्छा सुनो जी, तो ये पॉइंट है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो वो बात आपको पता है,
प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आई होगी, तो इससे फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट इंक्रीज़ कर गए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है जी, एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। तो ये इनकम सिर्फ फाइनेंशियल में आई है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। इनकम से प्रॉफिट बढ़ते हैं बच्चे, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट इंक्रीज़ कर गए। बताना ज़रा कितने से इंक्रीज़ कर गए? फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट आपके इंक्रीज़ कर गए 4000 से। अब आप मुझे बताओ मैंने बेस किसको लिया है? मैंने बेस लिया है कॉस्ट अकाउंट्स को, ये रहा, मैंने बेस लिया है कॉस्ट अकाउंट्स को। तो मुझे कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट्स से मैच कराने हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट फाइनेंशियल से मैच कराने हैं तो मैं कॉस्ट के साथ ऐसा क्या करूँ कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ? क्योंकि मैंने जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कॉस्ट में करनी है। मैंने बेस ही कॉस्ट अकाउंट्स को लिया है, तो मैं क्या करूँ कॉस्ट अकाउंट्स के साथ कि फाइनेंशियल पे आ जाऊँ? तो मुझे कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा 4000। ठीक है ना बच्चे? अच्छा, उसके बाद देखो फिर इसके बाद है बच्चे, ये रहा लिखा है लॉस ड्यू टू ऑब्सिलेंसेस। ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो गई होगी तो लॉस ड्यू टू ऑब्सिलेंसेस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। सिर्फ किस में चार्ज हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। और ऑब्सिलेंसेस लॉस फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही आता है बच्चे, कॉस्ट अकाउंट्स में इसको हम नहीं दिखाते क्योंकि इसका कोई प्रोडक्शन से लिंक नहीं होता। तो लॉस ड्यू टू ऑब्सिलेंसेस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना? 2850 रुपये। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर ये लॉस है तो प्रॉफिट गिरेंगे या बढ़ेंगे? प्रॉफिट गिरेंगे। और कौन से प्रॉफिट गिर गए? फाइनेंशियल अकाउंट्स के। समझ गए? कॉस्ट अकाउंट्स में तो ये आता ही नहीं है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में आया होगा। तो देखो इसका क्या है, इसको कैसे दिखाएंगे हम? ऑब्सिलेंसेस लॉस, ऑब्सिलेंसेस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो एक कॉस्ट अकाउंट्स है, एक फाइनेंशियल अकाउंट्स है। तो आप मुझे बताओ ऑब्सिलेंसेस लॉस सिर्फ फाइनेंशियल में आया है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल के प्रॉफिट कम हो गए। बताओ कितने से कम हुए? इसमें लिखा हुआ है 2850। अब मुझे बताओ हम किसके हिसाब से बढ़ रहे हैं? हम कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से बढ़ रहे हैं। मुझे कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ मैच कराना है। मैंने बेसिक इसको बनाया है कॉस्ट अकाउंट्स को, तो जो भी प्लस माइनस करूँगा मैं कॉस्ट अकाउंट्स में करूँगा। तो मुझे कॉस्ट अकाउंट्स को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, तो बताओ क्या किया जाए? तो मैं कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दूँगा ताकि मैं फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ। ये रिड्यूस हो जाएगा 2850। और एक बात और बच्चे, ये एग्ज़ाम में नहीं बनाने, ये जस्ट समझाने के लिए है ना। एग्ज़ाम में तो आप नॉर्मली करोगे, ये सेंटेंस लिख के दिखाना होता है बस आपने, तो इसको रिड्यूस कर दोगे आप। अच्छा, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें दिया हुआ है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो इनकम टैक्स हमने कितना प्रोवाइड करा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स में? ये है 20,150 रुपये। ये लिखा हुआ है बच्चे 20,150। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स इज़ 20,150। तो इनकम टैक्स से प्रॉफिट गिरेंगे और फाइनेंशियल अकाउंट्स का मैटर है ये। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट मेरे कम हो गए, 20,150 रुपये कम हो गए, है ना जी। अब मुझे बताओ अगर मेरा फाइनेंशियल का प्रॉफिट 20,150 गिर गया तो मैं कॉस्टिंग के साथ ऐसा क्या करूँ कि फाइनेंशियल पे आ जाऊँ? क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ आपसे बोल रहा हूँ बच्चे, मैंने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है, तो मैं कॉस्ट अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करूँगा जो भी मुझे करनी होगी। तो मैं कॉस्ट अकाउंट के साथ ऐसा क्या करूँ कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ? तो मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट गिराना पड़ेगा, तभी तो मैं फाइनेंशियल के पास जाऊँगा।
क्योंकि फाइनेंशियल का प्रॉफिट ऑलरेडी 20,150 रुपये कम हो गया, तो मुझे कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा, तभी मैं फाइनेंशियल के पास जा पाऊँगा। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है तो कॉस्ट में आपने छेड़छाड़ करनी जो करनी है। अगर फाइनेंशियल को बेस लेके कॉस्ट पे जाओगे तो फिर फाइनेंशियल में देखना होता है जो करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कराऊंगा एक ऐसा क्वेश्चन है आपके इसमें, ये बात होगी। अब अगला अगर आप देखोगे बच्चे, अगर आप इसमें 1 मिनट, हाँ जी, तो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड हो गया। इसके बाद है बच्चे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट इनकम टैक्स के बाद लिखा हुआ है, इनकम टैक्स के बाद बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब यह है कि बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया होगा हमारे सेविंग अकाउंट पे या किसी भी चीज़ पे, या बैंक पे हमने कोई एफडी करा रखी होगी। ठीक है, पहली बात तो सेविंग अकाउंट होगा नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन है तो करंट अकाउंट होता है और करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली हो सकता है कि हमने कोई एफडी करा रखी हो तो उस एफडी का इंटरेस्ट हो सकता है ना जी। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स दैट इज़ 375। तो प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, और इनकम में तो प्रॉफिट बड़े होंगे, लेकिन कौन सी स्टेटमेंट की इनकम बड़ी होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकम बड़ी होगी, है ना जी, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। तो आप यहाँ लिख लो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। एक कॉस्ट है, एक फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट मेरे बढ़ गए, बताओ फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़े नहीं बढ़े? 375 से। ठीक है बच्चे, इनकम है, इनकम से प्रॉफिट बढ़ेंगे, और ये इनकम सिर्फ फाइनेंशियल में आई है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़ गए 375 रुपये। अब मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट को भी फाइनेंशियल से मैच कराना है, तो बताओ मैं क्या करूं? तो मैं कॉस्टिंग के प्रॉफिट को भी बढ़ा दूंगा 375। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है बच्चे। नेक्स्ट पार्ट अगर आप इसमें देखोगे, और अगर आप इसमें नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ये रहा लिखा हुआ है स्टोर्स एडजस्टमेंट, और देखो ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है बच्चे, क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स। अगर फाइनेंशियल बुक्स में आपने कोई चीज़ क्रेडिट करी है तो ये इस बात का इंडिकेशन होता है बच्चे कि ये इनकम है। अब मुझे बताओ ना, क्या किसी खर्चे को आपने कभी क्रेडिट साइड में दिखाया है? खर्चों के होते ही डेबिट बैलेंस है, आप उसको हमेशा डेबिट में दिखाते हो। लेकिन ये क्या है बच्चे? स्टोर्स एडजस्टमेंट, जो कि लिखा है क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। तो इसका मतलब ये सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुई है, और वो भी क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, और कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखना बच्चे, ठीक है, कि स्टोर्स एडजस्टमेंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। तो ये है, एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल में रिकॉर्ड हो गया 400, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड हो गया 237 है बच्चे, नॉट 400, 237 है। क्रेडिट करने से प्रॉफिट बढ़ेंगे, और अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो, और ये सिर्फ फाइनेंशियल में रिकॉर्ड हुआ है, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़ गए, इंक्रीज़ कर गए 237 रुपये। अब मुझे बताओ, मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट भी बढ़ाना पड़ेगा 237। इसके बाद लिखा हुआ है बच्चे, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन द कॉस्ट अकाउंट्स। और ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी बच्चे कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ये लिखा हुआ है देखो, जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो एक्सपेंस की नेचर का होता है। ओपनिंग स्टॉक इज़ इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सपेंस होता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस की नेचर का होता है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरी इनकम का नेचर का होता है। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो या कॉस्ट अकाउंट्स बनाते हो तो हमेशा डेबिट साइड में आता है। ये बात भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई हुई है, प्लीज़ आप उसको वॉच कर लेना तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था पिछला,
जिसमें आपको बेस समझाया था मैंने इस चैप्टर का कि क्या है ना। तो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस की नेचर का होता है। तो देखना ज़रा क्या लिखा हुआ है। लिखा है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन द कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में एक्सपेंस कितना है 24,800 ओपनिंग स्टॉक, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 26,300। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में खर्चे ज़्यादा आ गए, कॉस्ट में कम आए। तो मुझे बताओ कौन से प्रॉफिट कम हो गए होंगे, ज़्यादा कम हुए होंगे? फाइनेंशियल अकाउंट्स के, क्योंकि खर्चे फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज़्यादा है। समझ गए आप मेरी बात? और कॉस्ट में 24,800, तो कॉस्ट के प्रॉफिट भी रिड्यूस हुए हैं लेकिन फाइनेंशियल के कंपैरिजन में कम रिड्यूस हुए हैं। समझ आई यहाँ तक बात? ओपनिंग स्टॉक 24,800 कॉस्ट अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 26,300। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में अंडर वैल्यूएशन हुई है। समझ गए यहाँ तक बात? या मैं ऐसा कहूँ कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में ओवर वैल्यूएशन हुई है, जो भी है ये चीज़ है। ठीक है ना? तो हम कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से लेके चलेंगे। तो अंडर वैल्यूएशन लिखेंगे इसको, हम यहाँ लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, एक ये रहा, एक ये रहा। एक्सपेंस की नेचर का है तो प्रॉफिट गिरेंगे, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट आपके रिड्यूस हो गए 26,300, और इसके रिड्यूस हो गए 24,800, है ना? कॉस्ट के रिड्यूस कम हुए। तो मुझे बताओ मैं कॉस्ट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के पास लेके जाऊंगा तो क्या करूँ? और कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे 24,800 को 26,300 पे लेके जाना है। 24,800 का एक्सपेंस मुझे कितना बनाना है? 26,300 का, तो मुझे कमी तो करना पड़ेगा। तो 26,300 माइनस 24,800, तो ये आ रहा है 1,500। तो इसको आप रिड्यूस करो। अच्छा, इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक की बात है बच्चे। ये रहा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम की नेचर का होता है, तो कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 25,000, और फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक है 23,000। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में इनकम कम रिकॉर्ड हुई है, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट कम आए होंगे इन कंपैरिजन टू कॉस्ट अकाउंट्स। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर वैल्यूएशन हो गई क्लोजिंग स्टॉक की, है ना जी? तो ये चीज़ है बच्चे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। प्रॉफिट है ना, क्लोजिंग स्टॉक इनकम की नेचर का होता है, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे इससे, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़ गए। फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं बच्चे? 23,000, और कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट इंक्रीज़ कर गए 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है, फाइनेंशियल में कम रिकॉर्ड हुई है। ठीक है बच्चे? अब मुझे बताओ, मुझे कॉस्टिंग को फाइनेंशियल के पास लेके आना है। मुझे 25,000 की इनकम को 23,000 पे दिखाना है, तो मुझे 2,000 रुपये कम करना पड़ेगा, तभी मैं फाइनेंशियल के पास आ पाऊँगा। तो 2,000 रुपये मैंने रिड्यूस कर दिए। ठीक है? बड़ा आसान चैप्टर है बच्चे, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, इसके बाद है फिर आपके पास नोशनल सैलरी चार्ज्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स। ये लिखा हुआ है बच्चे, देखो लिखा हुआ है नोशनल सैलरी चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 2,000 रुपये। तो ये ऐसा खर्चा है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आता है। बात हुई है हमारी ये फर्स्ट वीडियो में, मतलब पहले लेक्चर में, इसके लास्ट वीडियो में रिकन्सिलेशन का पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि नोशनल सैलरी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आती है। ठीक है जी? तो नोशनल सैलरी चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स
एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। खर्चा है ना बच्चे, प्रॉफिट रिड्यूस होंगे तो कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट कम हो गए, खर्चों से प्रॉफिट कम होते हैं। और 2000 रुपये फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये आता नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करते नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि हम कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ मैच करा रहे हैं, तो हम कॉस्ट अकाउंट्स के साथ ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल के पास आ जाए। फाइनेंशियल में तो ये रिकॉर्ड होता नहीं, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट तो वहीं है जहाँ थे। तो मुझे कॉस्ट अकाउंट्स को मैंने कॉस्ट अकाउंट्स को 2000 रुपये कम कर दिया। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तो आप इसको बढ़ा दो 2000 रुपये, ताकि आप फाइनेंशियल के पास आ जाओ। ठीक है जी, ये चीज़ है बच्चे। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आपका गुडविल रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ गुडविल रिटर्न ऑफ किस में आता है? सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में। कॉस्ट अकाउंट से क्या लिंक इसका? प्रोडक्शन से कोई लिंक ही नहीं है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये आना ही नहीं चाहिए गुडविल रिटर्न ऑफ। तो बताओ, अगर आप गुडविल रिटर्न ऑफ दिखाओगे तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट कम हो गए। बताओ, गुडविल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट कितने कम हो गए? 5000 रुपये। फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट 5000 रुपये कम हो गए। तो बताओ, मैं कॉस्ट के साथ ऐसा क्या करूँ कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ? इसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल एक ऐसा खर्चा है जो बच्चे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है, कॉस्ट अकाउंट्स में ये आता ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट गिर गए 5000 रुपये, अब मुझे कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, तो कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा, तभी तो मैं फाइनेंशियल पे आऊँगा। 5000 रुपये। अच्छा, उसके बाद है बच्चे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब मुझे बताओ, कोई फर्नीचर बेचा आपने, चाहे वो फैक्ट्री का ही क्यों ना हो, कहीं का भी हो, फाइनेंशियल लॉस होता है बच्चे, एसेट को बेचकर लॉस होना। तो ये कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आता, मतलब कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें रिकॉर्ड नहीं करते हम इसको। ठीक है ना? तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है। तो आप मुझे ये बताओ, हम ये खर्चा है तो किस में रिकॉर्ड हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो फाइनेंशियल कम कर दिया मैंने, और मुझे बताओ मैंने कितना कम करा? 600 रुपये। अब मुझे बताओ हम किसके हिसाब से बढ़ रहे हैं? हम कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो मुझे कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइनेंशियल से मैच कराना है, तो आप इसको भी रिड्यूस कर दो 600 रुपये। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। ठीक है ना बच्चे? तो ये चीज़ होती है। हो गया क्वेश्चन हमारा, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब आप लास्ट में इसमें लिखा हुआ है एक, ये वो तो वैसे ही लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रिकन्सिलेशन बिटवीन द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड द फिगर नेट प्रॉफिट एज पर शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो आपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, वो बना दिया आपने। ठीक है जी, अब आप चेक कर लो आपका प्रॉफिट आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है या क्या आ रहा है, फाइनेंशियल के हिसाब से आना चाहिए, है ना? ये रहा, ये हमने बेस लिया था 86,200 कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट, 86,200 माइनस 1560 प्लस 850 प्लस 650, ठीक है जी, प्लस 4000 माइनस 2850 माइनस 20,150 प्लस 375 375, है ना जी, ये 375। और इसके बाद 237 माइनस 1500 माइनस 2000 प्लस 2000 माइनस 5000 एंड माइनस 600, तो 60,652। बच्चे ये जो आ रहा है ना सब कुछ करने के बाद, दैट इज़ 60,652। तो मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट आ रहा है, दिस इज़ माई नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट मेरा किसके हिसाब से है? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ रहा है, जो कि ये देखो दिया हुआ है ऊपर, ये जो दिया हुआ है 60,652, ये एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स है, वो आ गया मेरा। यही करना है अपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। आप किसी एक प्रॉफिट को बेस लोगे, उसको दूसरों के साथ मैच कराओगे। आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चे वैसे तो। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, आपको बात और क्लैरिटी से समझ में आएगी। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा, ये दिया हुआ है बच्चे इसमें।
दिया हुआ है। तो कहता है मैसर्स सेलवेल लिमिटेड हैज़ furnished you the following information from the financial books for the year ended 31 दिसंबर 93। ठीक है जी। तो ये आपको जो दिया हुआ है ये फाइनेंशियल बुक्स के डाटा आपको दिए हुए हैं। ठीक है जी। इतनी आपने सेल करी, इतनी आप बच गया क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब बनाई कितनी होगी फिर आपने 10,250 प्लस 250, इसका मतलब आपने बनाई होंगी 10,500, जिसमें से 10,250 आपने बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है आपका 250। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट देखो आगे। अच्छा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है 500 यूनिट का। अच्छा मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 10,500 में से 500 यूनिट्स की तो पहले की हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब बनाई कितनी होंगी फिर आपने 9,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करी होंगी। कैसे निकाला मैंने बच्चे एक बात बताओ ना, 10,250 यूनिट्स आपने बेच दी, तो ये आपने कौन सी यूनिट्स बेची होंगी? सबसे पहले तो आपने वही बेचा होगा ना जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? 10,250 में से 500 यूनिट तो पहले की हैं। तो मुझे ये बताओ अगर 10,250 में से 500 फीफो मेथड एज्यूम करा होगा मैंने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 10,250, अगर इसमें से 500 यूनिट पहले की हैं तो फिर मैंने इस बार कितनी बनाई होंगी बच्चे? समझ रहे हो आप मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? 9,750 और 250 आपका ये रहा, 250 आपका ये रहा। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? जो माल बच गया भाई, बनाया होगा तभी तो बचा है आपका। तो 250 आप और ऐड करो, इसका मतलब आपने प्रोड्यूस करी होगी 10,000। आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होगा? 10,000। आई होप आपको बात समझ में आई हो। ठीक है, बाकी अभी मैं कराऊंगा तो आपको और बात समझ में आ जाएगी। ये चीज़ है। मटेरियल कितना कंज्यूम कराया आपने? 1,30,000। वेजेस वगैरह सब ठीक है आपका, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट रेंट वगैरह सब ठीक है। आप नीचे देखो क्या है, द कॉस्ट शीट शोज़। इसका क्या मतलब है? ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है ये वाली, ये कौन सी है बच्चे? ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से आपको दिया हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा है? 24,000। समझ आई यहाँ तक बात? और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दी हुई है कॉस्ट शीट की। तो कॉस्ट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है नीचे। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको क्या बनाना है इसके अंदर? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करी हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो सब हम बेसिकली आपसे कॉस्ट शीट बनाने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। और कॉस्ट शीट बनाने के बाद फिर आपने रिकन्सिलेशन करके दिखाना है। तो ठीक है जी। दिखाता हूँ मैं आपको। कॉस्ट शीट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट शीट आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है जी। तो कॉस्ट शीट आपने प्रिपेयर करनी है, वो मैं आपको करवाता हूँ। मैं ज़रा पेन चेंज कर रहा हूँ, एक्चुअली ना पेन चल नहीं रहा ढंग से। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी। आपने कॉस्ट शीट बनानी है
तो एक तो आपने ये दिखाना है कि आपने कितने नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करी हैं, ठीक है। और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये कह रहा है, ये रहा, कहता है द प्रिपेयर द कॉस्ट शीट बना हुआ जो कि क्या शो करे, शोइंग द नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कि आपने कितने नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करी है, ठीक है। वो भी बना देते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड इन टोटल। अच्छा, पर यूनिट में भी दिखानी है आपने और टोटल में भी दिखानी है, ओके। और दूसरे पार्ट में कह रहा है आप एक स्टेटमेंट बनाओ। दूसरे पार्ट में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1993। ठीक है जी, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि हमने कितने नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करी हैं। कॉस्ट शीट देखो, सबसे पहले हम यहाँ दिखाएंगे, चलो मैं दूसरे पेज पे दिखाता हूँ, ये थोड़े लाइन से टेढ़ी हो गई, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, यूनिट्स सोल्ड, आपने कितने यूनिट सेल करी है, 10,250, माइनस करेंगे इसमें से हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बताओ मैंने इसको क्यों माइनस करा, क्योंकि भाई ये सामान मैंने इस बार बनाया ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो तो पिछली बार हम बना चुके। हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि हमने कितने यूनिट इस साल प्रोड्यूस करी हैं। तो मैंने टोटल बेची हैं 10,250, तो बनाई होंगी तभी हमने सेल करी है, लेकिन इसमें से 500 यूनिट्स पहले की हैं बच्चे, तो वो हटा दो आप 500 यूनिट्स अगर पहले की हैं तो, क्योंकि वो आपने इस बार प्रोड्यूस नहीं करी। तो कितना आ गया, 9,750। अब मैं इसमें ऐड करूँगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने इसी बार बनाया होगा। 250 आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में, तो आपका 10,000 आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट, यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, इतने यूनिट्स मैंने बनाई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, हाँ जी। तो करते हैं, देखो जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट शीट बनाते हैं अब हम। तो सबसे पहले आप यहाँ दिखाओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखना ज़रा क्या है। ओपनिंग स्टॉक तो आपका रॉ मटेरियल का तो मुझे दिया हुआ नहीं है बच्चे, नहीं दिया हुआ। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का नहीं दिया हुआ, फिनिश गुड्स का तो ज़रूर दिया हुआ था, लेकिन रॉ मटेरियल का आपको नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परचेज़ भी कुछ मेरे पास है नहीं मटेरियल, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं लिखा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं लिखा हुआ, तो सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे आ जाते हैं, सीधा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि जितना मैंने मटेरियल परचेज़ किया होगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना, जितना मैंने मटेरियल परचेज़ किया होगा उतना ही मैंने कंज्यूम कर लिया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन बता ही नहीं रहा।
समझ रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया हुआ, रॉ मटेरियल का नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब मैंने जितना परचेज़ करा होगा वही मेरा कंज्यूम हो गया होगा। तो अब देखो आप क्वेश्चन क्या लिखा नीचे, ये रहा, कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट रुपीज़, कॉस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है ना आपको, लिखा है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट रुपीज़ 13 रुपीज़ पर यूनिट। क्या मतलब है इसका कि मटेरियल 13 रुपये पर यूनिट है, और इधर देखो आपने कितना मटेरियल कंज्यूम करा है, ये लिखा हुआ है, एक्चुअल में आपने कितना कंज्यूम करा है 1,30,000 यूनिट्स, 1,30,000 रुपये। तो इसका मतलब 10,000 यूनिट्स का मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया, और वही तो चीज़ है, ना कोई ओपनिंग स्टॉक ना कोई क्लोजिंग स्टॉक, तो जितना खरीदा सारा कंज्यूम हो गया आपका। तो रॉ मटेरियल परचेस्ड 10,000 यूनिट्स इंटू 13, तो वो 1,30,000 रुपये आ रहा है, और माइनस करेंगे इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,30,000 रुपये। ठीक है बच्चे, अब मैं इसमें ऐड करूँगा लेबर कॉस्ट, देखो क्या लिखा है, लिखा है लेबर कॉस्ट है 7.5 रुपये पर यूनिट। तो हमने जितने यूनिट्स बनाई होंगी, हाँ या ना बच्चे, जितनी यूनिट्स मैंने बनाई होंगी उसी पे तो खर्च करूँगा ना लेबर कॉस्ट, जो मैंने बनाई नहीं उस पर लेबर कॉस्ट कहाँ से खर्च करूँ। तो मैं कितनी यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करी हैं 10,000, तो लेबर कॉस्ट कितनी है बच्चे 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 7.5 रुपये, तो 10,000 इंटू 7.5 रुपये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 75,000 आएगा। तो कॉस्ट अकाउंट्स में मेरी लेबर कॉस्ट कितनी है 75, और ये देखो आप, ये फाइनेंशियल अकाउंट के रिजल्ट है। मटेरियल कॉस्ट कितनी है 31, वेजेस कितना है 75, तो जो मेरा एक्चुअल है वही मेरा कॉस्टिंग में भी आ रहा है, तो इनकी वजह से तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा। आगे देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर कॉस्ट के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए तो यही मेरी क्या है बच्चे प्राइम कॉस्ट, यही मेरे लिए क्या बन जाएगी मेरी प्राइम कॉस्ट। तो 2,05,000 रुपये, 2,05,000। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा था फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड, द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट का 60%, तो बच्चे लेबर कॉस्ट कितनी है, ये रही मेरी 75,000, तो 75,000 का कितने परसेंट 60%, ये मैंने एब्जॉर्ब करें, तो कॉस्ट अकाउंट्स में मैंने कितने दिखाए होंगे 75,000 का 60% मैंने इसमें दिखाया होगा। तो ये 75,000 इसका 60%, ये मेरा आ रहा है 45,000 रुपीज़, 45,000 आ रहा है। तो अब मुझे बताओ इसको ऐड करके ये मेरी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई होगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और इज़ इक्वल टू यही मेरे लिए क्या है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि WIP की हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 2.5 लाख रुपये आ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट बराबर ही आ रही है 2.5 लाख रुपये। अब ज़रा ये चीज़ देखो आप, जितना मेरा मटेरियल है और जितनी मेरी लेबर है कॉस्ट में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी उतना ही है, हाँ या ना। तो क्या इन दोनों की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा होगा बच्चे, नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आप फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो, आपने कितना दिखाया कॉस्ट अकाउंट्स में 45,000 दिखाया, नहीं दिखाया। अब आप चेक करो कि आपने फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट्स में 45 है, अब आप ये चेक करो कि आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना दिखाया। ये रहा देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिखा रखा है आपने 47,375। और बच्चे प्लीज़ गलती मत निकालना कि सर फैक्ट्री के खर्चे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते होंगे। जैसा क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो आप चैलेंज मत करना इस बात को कि आपका क्वेश्चन गलत है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है जी। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब मुद्दे की बात पे ध्यान दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं 47,375। देखो एक्चुअल कितने हैं 47,375, और आपने दिखाए कितने हैं 45 कॉस्ट अकाउंट्स में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट अकाउंट्स में आपने अंडर एब्जॉर्ब करें,
हाँ या ना? एक्चुअल कितने हुए? 47,375 और दिखाए कितने आपने? 45,000। तो अंडर एब्जॉर्प्शन हुई कि नहीं हुई? इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होगा प्रॉफिट के अंदर। समझ गया ना मेरी बात? तो जब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब देखते हैं। अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद बच्चे अब आप इसमें ऐड करोगे, देखो क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब एट 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो 20% फैक्ट्री कॉस्ट तो ये रही मेरी, तो इसका अगर मैं 20% इसमें ऐड कर दूँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये कितना है बच्चे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है? अभी लिखा था ना 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये रहा 2.5 लाख रुपये। ट्वेंटी %, $50। अब मुझे बताओ इसको ऐड करके क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा बच्चे? 3 लाख रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है आपका, 3 लाख। अब आप इसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बच्चे 8,750 दिया हुआ है, ये देखो आप, ये रहा। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना है? 8,750। अब ज़रा कॉस्ट अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज़ वैल्यूड एट ₹22.50 पर यूनिट। वैल्यूएशन इसमें 22.50 पर यूनिट है और इसमें वैल्यूएशन कितनी है? 17.50 पर यूनिट। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंट्स में अंडर वैल्यू है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर वैल्यू है ना? 500 यूनिट्स। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 22.50, 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 22.50, तो ये 11,250 आ रहा है, 11,250। ठीक है बच्चे, तो मुझे बताओ कॉस्ट अकाउंट्स में आपने दिखाया 11,250, हाँ या ना? ठीक है जी। और कॉस्ट अकाउंट्स में अगर 11,250 है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 8,750 है, तो कॉस्ट अकाउंट्स में आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू कर दिया, हाँ या ना? तो कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट ज़्यादा रिड्यूस हो गए होंगे, और होंगे भी क्योंकि आप प्लस कर रहे हो, खर्चों में प्लस किया जा रहा है। माइनस करोगे इसमें से बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अब आपको पता है कॉस्ट अकाउंट्स में इसकी वैल्यूएशन जो होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर होती है, ठीक है ना? कॉस्ट शीट में मैंने आपको ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा आपसे, अगर आप ध्यान दोगे ना कॉस्ट शीट में, ये रहा कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में, कॉस्ट अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये आपको अपना दिमाग लगा के करना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक हमारा 250 यूनिट्स का बचा हुआ है, 25 रुपये के हिसाब से तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में वैल्यूएशन हुई है, तो कॉस्ट अकाउंट्स में कितनी वैल्यूएशन होगी? यूनिट्स आपको पता है 250 यूनिट्स है, लेकिन वैल्यूएशन आप करोगे 3 लाख पे, ठीक है ना? तो आप ऐसे बोलोगे बच्चे कि 3 लाख रुपए जो कॉस्ट है वो बताना ज़रा कितने यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है। हमने जो प्रोडक्शन करी है वो 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है कि नहीं करी इस साल? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने जो प्रोडक्शन करी है वो 10,000 यूनिट्स की करी है इस बार। तो ये जो 3 लाख रुपए का खर्चा है ये 10,000 यूनिट्स का खर्चा है, 10,000 यूनिट्स का, ये 10,000 यूनिट्स का खर्चा है। तो फिर 250 यूनिट्स का कितना? आप ये कह सकते हो जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो ये रही, ये कॉस्ट पर यूनिट है। बताना ज़रा कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? 30 रुपये, यानी कि
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंट्स में 30 रुपये पर यूनिट है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 25 रुपये पर यूनिट है, तो डिफरेंस तो आना ही आना है ना जी। तो ये कितना आ जाएगा 250 इंटू 30, यह आपका आ जाएगा 7500। अच्छा, इसके बाद है इसको हटाने के करने के बाद बच्चे ये आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख प्लस 11,250 माइनस 7500, तो यह आ रहा है 3,03,750। ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको इसमें दिए हुए हैं बच्चे 3 रुपये पर यूनिट चार्ज करने के लिए कह रहा है ये रहा। सेलिंग एक्सपेंसेस आर चार्ज एट ₹3 पर यूनिट। तो आपने जितने यूनिट्स बेची होंगी, आपने कितने यूनिट्स बेची हैं 10,250 यूनिट्स बेची हैं और मल्टीप्लाई बाय 3 पर यूनिट, तो ये आ जाएगा 10,250 इंटू 3। तो बच्चे ये आ रहा है 30,750। 30,750 ऐड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ये आपका आ रहा है 3,34,500, 3,34,500। फिर आप इसमें ऐड करोगे बच्चे प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट ऐड करके ये आपकी सेल आ जाएगी। और सेल्स आपको दे रखी है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, एक्चुअल सेल जितनी आपने करी है वो ये रही। सेल कितनी है बच्चे 3,58,750। अब सेल अलग अलग थोड़ी ना होगी, 3,58,750। तो अब बताना ज़रा आपका कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है। कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट आ रहा है बच्चे 24,250 रुपये। तो ये कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट है 24,250। और आप ये देखो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है 24,000 आ रहा है ना डिफरेंस। इसमें 24,000 है फाइनेंशियल अकाउंट्स का और कॉस्ट अकाउंट्स का है 24,250। तो ये रीज़न क्या है, इनके पीछे रीज़न क्या है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखो मैं रीज़न बताता हूँ। आप सबसे पहले देखो इसमें आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना दिखाया है 30,750, हाँ या ना। कॉस्ट अकाउंट्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपने 30,750 दिखाया है। तो खर्चे बढ़ा के खर्चे मतलब आप ऐड कर रहे हो तो कॉस्ट बढ़ रही है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो 30,750 आपने दिखाया है और इसमें देखना ज़रा सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं 27,500। बताओ आपने कॉस्टिंग में कम दिखाया या ज़्यादा दिखाया, ज़्यादा दिखा दिया, हाँ या ना। एक तो ये रीज़न है डिफरेंस आने का। अच्छा, और क्या रीज़न हो सकता है। और रीज़न आप देखो स्टॉक की वैल्यूएशन में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 11,250 है और यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक 8,750 है, डिफरेंस आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 7,500 है, इसमें 6,250 है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इन्हीं की वजह से तो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, समझ गए। तो अब आपको क्या बनाना है बच्चे, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब आपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है तो ज़रा ध्यान से देखना कैसे बनाना है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो हम बेस किसको लेते हैं बच्चे, कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट को बेस ले लो। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, जो कि कितना दिया हुआ है 24,000 रुपये। 24,000 रुपये दिया हुआ है आपको। सॉरी अभी हमने निकाला है ना, सॉरी 24,000 नहीं 24,250, 24,250 रुपये मेरा प्रॉफिट आ रहा है एज़ पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है ना। अब मुझे कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट फाइनेंशियल से मैच कराना है, तो एक एक खर्चा हम मैच कराते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको खर्चे मैच करवाता हूँ, ध्यान से देखना कैसे।
ये रही मेरी कॉस्ट शीट। सबसे पहले कॉस्ट शीट ये रही है ना। शुरू से चलते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपने 1,30,000 रुपये मटेरियल कंज्यूम दिखाया है, हाँ या ना। जो आपका मटेरियल का खर्चा है इसमें भी कितना है बच्चे 1,30,000, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, छोड़ दो फिर आप। फिर आपका लेबर कॉस्ट 75,000, इसमें कितनी है बच्चे 75,000, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दो आप। अब बात आती है लेबर कॉस्ट के बाद प्राइम कॉस्ट आ गई। अब बात आती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। मुझे बताना कॉस्ट अकाउंट्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है बच्चे 45,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स है, हाँ या ना। अच्छा अब ये चेक करो कि इसमें कितना है। इसमें है 47,375 और इसमें कितना है 45। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके एक्चुअल खर्चे ज़्यादा हो गए और आपने कॉस्टिंग में कम रिकॉर्ड करा है, अंडर रिकवरी करी है, हाँ या ना। तो मुझे बताओ कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट 45,000 रुपये कम हो गया और इसका प्रॉफिट कितना कम हो गया 47,000 रुपये। फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गया, समझ रहे हो आप, क्योंकि खर्चे एक्चुअल ज़्यादा हैं, रिकवरी कम है, तो कह सकते हैं अंडर रिकवरी। तो अब आप यहाँ देखो अंडर रिकवरी का हम क्या करते हैं। ये देखो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है बच्चे, एक कॉस्टिंग है एक फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपके प्रॉफिट जो है 47,375 और कॉस्टिंग में आपने जो खर्चा दिखाया है वो सिर्फ आई थिंक कितना दिखाया था वो लेट मी चेक 45,000 दिखाया था बच्चे, ये रहा 45 है ना। अब आप देख लो अंडर रिकवरी है या नहीं। कॉस्टिंग में 45, फाइनेंशियल में 47,375। तो अब आप मुझे बताओ कॉस्ट के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, कॉस्ट को बेस लिया है। तो मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल से मैच कराना है, तो मुझे कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट कम करने पड़ेंगे, तभी तो मैं फाइनेंशियल के पास जाऊँगा, है ना। डिफरेंस चेक कर लो कितना आ रहा है। $2,375 कम करके दिखाओगे आप 2,375। अंडर रिकवरी है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है 2,375 ये क्या है बच्चे अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब आगे पढ़ो, इसके बाद क्या है बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया था, ठीक है। ये आया फिर खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है बच्चे 50,000 रुपये। कॉस्टिंग में कितना दिखाया है 50। अब ज़रा फाइनेंशियल में चेक करो कितना है। ये रहा फाइनेंशियल में कितना है बच्चे 53। फाइनेंशियल में ज़्यादा दिखा दिया, इसका मतलब फिर अंडर रिकवरी हुई है। कॉस्टिंग में 3,000 रुपये की अंडर रिकवरी है, तो कम दिखाया तो और दिखाओ फिर आप। हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये कॉस्टिंग है, ये फाइनेंशियल है। कॉस्टिंग में खर्चा जो है वो 50,000 रुपये कम हुआ है और फाइनेंशियल में खर्चा 53,000 हुआ है। एक्चुअल खर्चा 53 है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम एक्चुअल खर्चे दिखाते हैं, लेकिन आपने रिकवर कितना करा है 50। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट्स में खर्चे आपने कम दिखाएं, हाँ या ना। और मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मुझे कॉस्ट अकाउंट्स को फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास लेके जाना है। मुझे कॉस्ट अकाउंट्स को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है, तो मैं कॉस्ट अकाउंट्स को कम कर दूंगा 3,000 रुपये। और आई होप आपको बात समझ में आ रही हो बच्चे, ठीक है ना। इसके बाद है बच्चे नेक्स्ट पॉइंट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो गया। ये देखो आप यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं ना। देखो बच्चे 31 सेम है, 75 सेम है कॉस्ट और फाइनेंशियल में, प्राइम कॉस्ट भी सेम ही आ रही होगी। इसमें डिफरेंस था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, है ना। इसमें डिफरेंस था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बात आती है ये रहा ओपनिंग स्टॉक।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऐड प्लस माइनस करके आ गया होगा ना। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये अरे भाई वो दिखा तो दिया हमने, इन खर्चों की वजह से तो डिफरेंस आ रहा है 45 और 50 की वजह से, वो दिखा दी हमने। अब बात आती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट अकाउंट्स में वैल्यूएशन कितनी हुई है 11,250, और अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स चेक करोगे तो 8,750। इसका मतलब फाइनेंशियल में कम आया है, कॉस्टिंग में ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में अंडर वैल्यू हुआ है और कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर वैल्यू हो गया, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ फाइनेंशियल अकाउंट, अब मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक बताओ एक्सपेंस के नेचर का होता है कि नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि आप इसको ऐड करोगे फिर आप इसको माइनस करोगे तो ये आ रहा है, तो ये माइनस हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस के नेचर का हो गया। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने एक्सपेंस दिखाया है 8,750 और कॉस्ट अकाउंट्स में आपने एक्सपेंस दिखाया है 11,250। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसका मतलब कॉस्ट में खर्चे ज़्यादा हैं, तो कॉस्ट के प्रॉफिट ज़्यादा रिड्यूस हो गए होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बच्चे? ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन हुई है ओपनिंग स्टॉक की, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो बच्चे आप ये देखो कि कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर वैल्यूएशन हुई है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 8,750 रिकॉर्ड हुआ है एक्चुअल में, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट 8,750 रुपये कम हुए। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस की नेचर का होता है ना, तो प्रॉफिट गिरेंगे, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट 8,750 और कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट कितना रिड्यूस हो गए बच्चे? कॉस्ट अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमने लगाई थी 11,250, ये रहा 11,250, हाँ या ना। तो अब आप मुझे बताओ हम कॉस्ट के साथ ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल पे आ जाए, क्योंकि कॉस्ट का प्रॉफिट आपने 11,250 रुपये कम करा है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट 8,750, तो मैं कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है ना, तो मैं क्या करूँ कॉस्ट के साथ कि फाइनेंशियल पे आ जाऊँ? तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। जो आपने प्रॉफिट 11,250 रुपये कम कर दिया, वहाँ 8,750 कम हुआ है, तो 2,500 रुपीज़ आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, तभी आप फाइनेंशियल के पास जा पाओगे, है ना। क्योंकि आपने कॉस्टिंग में खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, जिसकी वजह से कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गया, तो बढ़ा दो फिर उसको अगर फाइनेंशियल के पास जाना है तो। अच्छा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के बाद बच्चे क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक इनकम की नेचर का होता है। इसमें कितना है कॉस्टिंग में? कॉस्ट अकाउंट्स में है 7,500 और फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना है? ये रहा, फाइनेंशियल अकाउंट्स में है 6,250। तो इसका मतलब फाइनेंशियल में ज़्यादा है, कॉस्ट नहीं फाइनेंशियल में कम है, कॉस्टिंग में ज़्यादा है। इसका मतलब इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई कॉस्ट अकाउंट्स में, हाँ या ना। अब देख लो कंपैरिजन, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स है ये वाला, ये कॉस्ट अकाउंट्स है। तो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई, ओवर वैल्यूएशन हो गई। तो इनकम अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई तो कम करो फिर आप, क्योंकि आपने कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। है ना जी। तो आप यहाँ पे लिखोगे ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, एक कॉस्टिंग है एक फाइनेंशियल। क्लोजिंग स्टॉक इनकम के नेचर का होता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में 6,250 और कॉस्ट अकाउंट्स में आपने ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है ना बच्चे। और कॉस्ट अकाउंट्स में आपने कितना दिखाया है? कॉस्ट अकाउंट्स में आपने दिखाया है 7,500, है ना जी, 7,500। तो बताओ अब हम क्या करें? कॉस्ट अकाउंट्स के साथ ऐसा क्या करें कि फाइनेंशियल पे आ जाए? तो रिड्यूस करो इसको, ₹1,250 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, कम करके दिखाएंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के बाद है
इसके बाद है बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा, यहाँ तक पहुँच गए ना हम। इसके बाद खर्चा ये रहा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बताना ज़रा कितना दिखाया है आपने कॉस्ट अकाउंट में? 30,750 रुपये आपने दिखाया है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स चेक करूँ तो बच्चे फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने कितना दिखाया है? 27,500। इसमें 27,500 है, इसमें 30,000 है, तो आपने कॉस्ट अकाउंट्स में ज़्यादा दिखा दिए, हाँ या ना? तो ओवर रिकवरी हो गई इसका मतलब खर्चों की। तो मैं यहाँ लिखूँगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ओके, तो ओवर रिकवरी है कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, तो एक कॉस्टिंग है एक फाइनेंशियल है। तो ओवर रिकवरी हो गई ना, मतलब खर्चे कॉस्टिंग में ज़्यादा दिखा दिए और खर्चों से प्रॉफिट गिरेंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपने कितना दिखाया बच्चे? 30,000 कितना आ रहा था? 30,750 था आई थिंक, शायद, है ना? हाँ 750 था। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना? फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने दिखा रखा है 27,500, तो इसका प्रॉफिट 27,500 कम होगा। अब आप देख लो, कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गया, तो मुझे कॉस्टिंग के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है। तो आपने इसमें खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, तो आप इसको कम करो भाई, कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। खर्चे आपने 27,500 दिखाए हैं एक्चुअल, और कॉस्टिंग में दिखाए 30,750, तो आपने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया। तो इसको बढ़ा के दिखाओ फिर आप, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? 27,500 माइनस 30,750, 3,250, ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद दिखाओ बच्चे फिर क्या है। आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा यहाँ देखो, है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट तो ठीक है, हो गया बच्चे, सारी चीज़ें हो चुकी, सेल्स तो सेम है। वो तो कॉस्ट ऑफ सेल ऑब्वियसली डिफरेंस आएगी, है ना? क्यों डिफरेंस आएगा उसका? क्योंकि खर्चे अलग अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं। हो गया बच्चे, कॉस्ट शीट तो हमने पूरी एनालाइज कर ली। अब बात आती है फाइनेंशियल अकाउंट्स पे। अब हम ये चेक करते हैं क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई हो, कॉस्ट में ना आई हो, है ना? तो वो आपको P&L स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा उसके लिए। फिर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको P&L स्टेटमेंट। ये रहा आपका, सेल्स सेम है, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका, ओपनिंग स्टॉक हो चुका, मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है बच्चे। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने एनालाइज कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, सेलिंग कर लिया, ठीक है। अब आती है देखो बैड डेट्स, दिया हुआ है 2,000 रुपये। अब मुझे बताओ ये बैड डेट्स आपने सिर्फ किस में दिखाया है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में। क्या हमने इसको कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाया? नहीं दिखाया। तो इसका मतलब फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस ये कह लो आप, ठीक है। तो बैड डेट्स जो हैं वो कम हो गए आपके, बैड डेट की वजह से प्रॉफिट कम हो गया फाइनेंशियल अकाउंट्स का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इससे भी फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट कम हो गए, और यह आपने कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं। तो अब यहाँ दिखाओ, बैड डेट्स recorded in bad debts recorded in financial accounts, recorded in financial accounts। तो एक कॉस्टिंग है एक फाइनेंशियल है, ठीक है बच्चे। फाइनेंशियल में दिखाया है तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट कम हो गए बैड डेट से, कितना बच्चे? 2,000। अब आप बताओ मैं किसके हिसाब से बढ़ रहा हूँ? मैं कॉस्ट के हिसाब से बढ़ रहा हूँ। तो मैं कॉस्ट के साथ ऐसा क्या करूँ कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ, कम हो जाएंगे तो, ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स के बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एक कॉस्टिंग है एक फाइनेंशियल है, ठीक है। तो आप ये बताओ सिर्फ फाइनेंशियल में रिकॉर्ड होता है, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट कम हो गए इसके 2,500 रुपये। अब P&L स्टेटमेंट चेक करना, उसमें लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ मैं कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल से मैच कराऊंगा तो क्या करूं? तो मुझे कॉस्ट का प्रॉफिट भी फाइनेंशियल के पास लेके जाना, तो कम करना पड़ेगा 2,500 रुपये। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? ठीक है ना।
अच्छा, उसके बाद अगर मैं क्रेडिट साइड में चेक करूँ, डेबिट साइड एनालाइज हो गई पूरी। अगर मैं क्रेडिट साइड में चेक करूँ तो इंटरेस्ट है 125 रुपये। क्या इंटरेस्ट और रेंट रिसीव, क्या आपने ये कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाया बच्चे? नहीं दिखाया, तो ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आया, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट बढ़ गए। प्योरली फाइनेंशियल इनकम है ना ये। आप क्रेडिट साइड में दिखा रहे हो तो क्या ये इनकम, तो इनकम दिखाई है फाइनेंशियल में, कॉस्ट में ये आया नहीं, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़ गए इसका मतलब। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इंटरेस्ट इनकम करना इसको, इंटरेस्ट इनकम इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो अब आप चेक कर लो इंटरेस्ट इनकम इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये कॉस्टिंग है, ये फाइनेंशियल है, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे ना इंटरेस्ट इनकम से। प्रॉफिट कितना है बच्चे, कितना है ये 125 रुपये। तो मुझे कॉस्ट को फाइनेंशियल के पास लेके जाना है तो उसको भी बढ़ा दो 125, ये प्लस होके आएगा। और दूसरी बात है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है बच्चे, तो एक कॉस्टिंग है, एक फाइनेंशियल है, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे इनकम से, और 5000 रुपये है। अब आप बताओ किसके हिसाब से बढ़ रही है? कॉस्टिंग के हिसाब से। तो मैं कॉस्ट के साथ ऐसा क्या करूँ कि फाइनेंशियल के पास आ जाऊँ, बढ़ाना पड़ेगा इसको। 5000 हो गया। अब आप यहाँ देख लो प्लस माइनस करके जो फिगर आ रही होगी, यह आपका फाइनेंशियल के हिसाब से आना चाहिए। 24,250 माइनस 2375 माइनस 3000 प्लस 2500 माइनस 1250 प्लस 3250 माइनस 2000 माइनस 2500 प्लस 125, ठीक है जी, एंड प्लस 5000। यह आ रहा है आपका 24,000 रुपये। ठीक है बच्चे, आप प्लस माइनस करोगे, आप करके देख लेना, 24,000 रुपये आ रहा है। और ये कौन सा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट आ रहा होगा 24,000 रुपये। आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिए हुए थे। हमने कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया, फिर उसकी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ पूछ लेना बच्चे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ।